हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज हब पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12 जून 2021 का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस आर्टिकल में सबसे पहले जो बात की जा रही है वो वैक्सीनेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को और उसके मैनेजमेंट को लेकर की जा रही है कि जो वैक्सीनेशन को लेकर जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें समानता और न्याय का अधिकार सबको मिलना चाहिए और इसी पे ध्यान केंद्रित किए करते हुए जो वैक्सीन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए। इसका मतलब इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि टीकाकरण के परिणाम स्वरूप हाशिए पर रहने वाले समूहों और देश के बाकी हिस्से में रहने वाले लोगों को टीकाकरण में अंतर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि दोस्तों, जैसे जो भी वैक्सीनेशन का जो अभी प्रोसेस चलाया जा रहा है उस प्रोसेस में अभी जो वैक्सीन दी जा रही है वो शहरी इलाकों में दी जा रही है और उसके अलावा जो सेंटर बनाए गए हैं उस सेंटर पे जाकर ही वैक्सीनेशन को लिया जा सकता है। उसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो चलाया जा रहा है। तो इनके द्वारा यहाँ पे कहा जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो चलाया जा रहा है वो इंटरनेट के माध्यम से और उसी या फ़ोन के माध्यम से ही रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। लेकिन उन स्थानों पर रहने वाले लोगों को वैक्सीनेशन कैसे प्राप्त होगा जहाँ पर ना तो इंटरनेट है ना ही फ़ोन की सुविधा है। भारत में कई ऐसे दूरस्थ एरिया हैं या दूरस्थ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ना तो नेट की सुविधा है ना ही मोबाइल की सुविधा है। ऐसे में उन लोगों के वैक्सीनेशन का प्रोसेस कैसे होगा। दूसरी तरफ जो गरीब लोग हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं या सामाजिक रूप से वंचित जातियां हैं और आदिवासी जातियां हैं, दूर दराज के इलाके में रहने वाले और गरीब लोग हैं, महिलाएं हैं, इनको जो वैक्सीनेशन है वो किस प्रकार प्राप्त होगी। क्योंकि अगर इनके एरिया में जो लोग गरीब हैं उनके एरिया में अगर फ़ोन की व्यवस्था भी है, अगर इंटरनेट की व्यवस्था भी है, तो वो इस व्यवस्था को और उस सुविधा को काम में लेने के लिए कैपेबल नहीं है और ऐसी स्थिति में उन्हें वैक्सीन लग पाना किस प्रकार से सुनिश्चित किया जाएगा, इस प्रकार की चिंता इस जो वैक्सीनेशन है उसमें जाहिर की गई है। और इस प्रकार से इसके लिए लेखक के द्वारा एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया गया है। इस उदाहरण में हाल ही में जो छत्तीसगढ़ सरकार ने एक प्रोसेस चलाया था जिसमें राशन कार्ड जो धारक थे, जो गरीब तबके के लोग थे जिन्हें राशन कार्ड मिला हुआ था विभिन्न योजनाओं के तहत, उन लोगों को टारगेट बना के वैक्सीनेशन किया जा रहा था। ये जो लोग हैं काफ़ी गरीब हैं और बहुपीढ़ी और बड़े घरों में रहते हैं, जिनके कारण इनके संक्रमण का जो खतरा भी है वो बहुत ज़्यादा है। ये ऐसे लोगों को राशन कार्ड मिला हुआ था जिनको, जो गरीब लोग हैं, जो कि राशन के ऊपर जो अनाज इन्हें उपलब्ध होता है निम्न दरों पर, उसके द्वारा ये अपना जीवन यापन करते हैं, मजदूरी करते हैं और काफ़ी लोग बहुपीढ़ी में एक ही परिवार में रहते हैं और बड़े घरों में रहते हैं जिसमें संक्रमण का खतरा इनमें सबसे ज़्यादा है। और इसके साथ ही इनके पास में ना तो मोबाइल है ना ही इंटरनेट की सुविधा है जिसको केंद्र सरकार ने चला रखा है। तो टीकाकरण का पंजीकरण करना भी इनके लिए अभी हाल फिलहाल में संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में टीकाकरण को लेकर जो सुझाव WHO ने दिया है उसमें भी यही कहा गया है कि बीमारी से होने वाली मौतों को रोकने के लिए टीकाकरण सबसे पहला कारगर उपाय है। टीकाकरण किया जाना अति आवश्यक है। तो आज के समय में जब जो वैक्सीन है वो वैक्सीन एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन कोविशील्ड है उसके ऊपर ही पूरा विश्व टिका हुआ है। इस वैक्सीन के द्वारा ही जो सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में इस वैक्सीन को दूर दराज के एरियो में जो ठंड में इसे प्रिजर्व करके भी पहुंचाया जा सकता है। इस काम के लिए आशा वर्कर और ANM जो होती हैं उन्हें भी काम में लिया जा सकता है, क्योंकि जो आशा वर्कर होते हैं, जो ANM होते हैं, वो डोर टू डोर कार्य करने में सक्षम होते हैं। एक वैक्सीनेशन के प्रोसेस को चलाने में ये लोग सक्षम होते हैं क्योंकि इन्होंने कई वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस किया होता है, जैसे पोलियो है, रूबेला से संबंधित हमारे यहाँ पे वैक्सीन का प्रोसेस चलाया जाता है, उस वैक्सीन को इन्होंने किया होता है। उस वैक्सीन के प्रोसेस के द्वारा ही ये लोग उस वैक्सीनेशन को करने में सक्षम हो पाते हैं। इसी वजह से इन लोगों का जो
सानिध्य है वो इस वैक्सीनेशन को करने में लिया जा सकता है और ये लोग बड़े सक्षम तरीके से इस कार्य को कर सकते हैं। कमज़ोर तबके के जो लोग होते हैं उनका चिकित्सा पद्धति में बहुत कम विश्वास होता है। वे लोग झाड़ फूँक या अपने लोकल जो उनके होते हैं लोग, उन्हीं पर ही उनका ज़्यादा विश्वास होता है। इस स्थिति में जो टीकाकरण है उन्हें करना सबसे पहले अति आवश्यक है। इसके लिए उन्हें घर घर जाकर ही टीकाकरण करना होगा, क्योंकि उनका विश्वास चिकित्सा पद्धति में नहीं है, वे स्वयं आकर टीकाकरण नहीं करते हैं। ऐसा ही प्रयास हमें वृद्धों और काम करने वालों के लिए भी है। वृद्ध लोग जो हैं एक स्थिति में वो भी अपने घर से निकलकर टीकाकरण की जो जगह है वहाँ पर नहीं जा पाते हैं, और कई वृद्धों के साथ में जो फिज़िकल प्रॉब्लम होती है, शारीरिक असमर्थता होती है, कई लोगों के साथ में उनके बच्चे हैं वो साथ नहीं रहते हैं, वो अकेले ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में उनका किसी टीकाकरण स्थल पर जाना संभव नहीं हो पाता है। हालांकि कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने एक स्कीम यह भी चलाई थी कि वृद्ध और काम पे जाने वाले लोगों को और जो फिज़िकली डिसेबल थे उन लोगों को घर के सबसे नज़दीक के एरिया में वैक्सीनेशन किया जाएगा, टीकाकरण किया जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में जो वहाँ जो टीकाकरण हो रहा है वहाँ तक पहुँचने में भी इन लोगों की असमर्थता हो सकती है। ऐसी स्थिति में जो मज़दूर और इन लोगों को जो टीकाकरण करना है वृद्धों को, उन्हें घर घर जाकर ही उनके समय की सहूलियत के आधार पर ही टीकाकरण किया जाना चाहिए। और ये जो टीकाकरण है वो घर घर जाकर करने से यह फ़ायदा होगा कि इनके जो लोग हैं और इनको जो काम पे जाते हैं लोग, उससे इनको छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी। इसके अलावा जो महिलाएं हैं उनमें भी पिछली कई महामारियों में जो मृत्यु दर है वो पुरुषों से अधिक रहती है। ऐसी स्थिति में महिलाओं पर भी इस टीकाकरण का विशेष ध्यान देना अति आवश्यक है। महिलाओं को भी प्राथमिकता देकर टीकाकरण किया जाना चाहिए। इसके लिए जो विशेषतः 7 दिन में से कोई एक दिन टीकाकरण के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित कर महिलाओं को टीकाकरण किया जा सकता है, जिससे कि महिलाओं को भी एक फोकस अपने ऊपर नज़र आएगा और यह पता चलेगा कि सरकार उनके लिए भी कार्य कर रही है। साथ ही समानता और जो न्याय का अधिकार है वो सभी को मिलना ज़रूरी है। देश के सभी कोनों में वैक्सीन की पहुंच जो है सुनिश्चित की जानी चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे लागू किया जाना चाहिए, इस समानता और न्याय के अधिकार को, ताकि देश में ही नहीं दुनिया में कोई भी व्यक्ति वैक्सीन के बिना नहीं रह पाए। इसके लिए जो कोवैक्स कार्यक्रम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा है उसे बढ़ाना चाहिए और गरीब देश जितने भी हैं उन्हें वैक्सीन मिल पाए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और कोवैक्स जो कार्यक्रम है वो मूलतः जो गावी है जो टीके और टीकाकरण के लिए वैश्विक संगठन जिसे कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। उसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ का एक गठबंधन है एपिडेमिक इनोवेशन के लिए, और वैक्सीन निर्माता विश्व बैंक की साझेदारी से यह जो कोवैक्स कार्यक्रम चलाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि कोविड-19 टीकों का समान वितरण सुनिश्चित करना, और जिसे इतिहास में सबसे बड़े वैक्सीन उत्पाद खरीद और आपूर्ति का संचालन कहा जाता है। भारत ने भी इस कार्यक्रम के तहत कई बार वैक्सीन का भी आयात किया है और गरीब देशों को वैक्सीन पहुंचाई है, जिससे कि वो अपने देश के लोगों को वैक्सीनेट कर सकें और उन्हें वैक्सीन पहुंचा सकें। इसके अलावा इस लेख में मूलतः यही बात कही गई है कि जो हमारा देश है वो एक बहुत बड़ा देश है और उसकी जनसंख्या भी काफ़ी है, और जो स्तर है हमारे देश का वो भी बहुत डाइवर्स है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में जो सारी जनसंख्या है, जितने भी लोग रहते हैं वो एक समान है। कई देश के कोने ऐसे हैं जहाँ पर पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पर इंटरनेट और मोबाइल की सुविधा तो हो ही नहीं सकती है। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि देश के हर एक आदमी को नज़र में रखकर क्रियाकलाप किए जाएं, उसी हिसाब से वैक्सीनेशन का प्रोसेस आगे बढ़ाया जाए, ना कि सिर्फ शहरी एरिया में जहाँ पे वैक्सीन सेंटर बनाए जा चुके हैं
और वैक्सीन सेंटरों पे जाकर वैक्सीनेशन करवाने की सुविधा उपलब्ध है। देश में कई ऐसे जो दूरस्थ इलाके हैं जहाँ पर सड़क भी उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आवागमन की जो सुविधा है वो भी इन लोगों के लिए सुलभ नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में वो किसी टीकाकरण सेंटर पर भी नहीं जा पाते हैं। तो इस स्थिति को ध्यान में रखकर एक इस प्रकार का कार्यक्रम सरकार को चलाना चाहिए, जिसमें घर घर जाकर वैक्सीनेशन किया जाए और घर घर जाकर जानकारी एकत्रित की जाए कि किस किस को वैक्सीनेशन हुआ है और किस लेवल का वैक्सीनेशन हुआ है। तो दोस्तों इस लेख में सिर्फ इतना ही है, बढ़ते हैं अगले लेख की ओर। इस लेख में दोस्तों जो मुख्यतः बात की गई है वो जो कोविड-19 के दौरान जो मृत्यु हो रही है उनके डाटा को लेकर की गई है, उनके आंकड़ों को लेकर की गई है। तो इस आर्टिकल में इनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि जो डाटा है वो डाटा सही नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। उस डाटा में जो डाटा दिया जा रहा है उससे कई गुना हकीकत का डाटा है। ऐसी स्थिति में जो उस डाटा के अकॉर्डिंग जो नीतियाँ और रणनीतियाँ बननी चाहिए थी वो उस हिसाब से नहीं बन पा रही हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि जो सही स्थिति है उससे देश को भी अवगत कराए और सही स्थिति का आकलन करके उसी हिसाब से नीतियों को बनाए, जिससे कि जो असली फ़ायदा है वो देशवासियों को हो सके और इस बीमारी से निजात जो है वो पाई जा सके। और उन्होंने साथ ही ये कहा है कि WHO ने जनवरी 2021 में यह बात कही थी कि जो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जैसे जो विकसित देश हैं उनमें भी जो मौत का डाटा बताया जा रहा है वो उससे 1.6 टाइम्स जो है यह डाटा ज़्यादा है। ऐसी बात उनके द्वारा कही गई थी। और इसका एक उदाहरण भारत में भी अवेलेबल है। केरला जो भारत का एक स्टेट है, राज्य है, उसमें 100% रजिस्ट्रेशन अवेलेबल कराया गया है, लेकिन इस रजिस्ट्रेशन में ना तो यह ज्ञात हो पाया है कि किसी अन्य बीमारी से जो मृत्यु हुई है वो किसकी हुई है और कोविड से मृत्यु हुई है वह कितनी हुई है, इस डाटा का भी उल्लेख नहीं है। साथ ही जो स्टेट्स के द्वारा जो झूठी रिपोर्ट दी जा रही है उसके बारे में भी इनके द्वारा यहाँ पे बताया गया है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर पटना हाई कोर्ट ने आदेश देने के बाद में जो उनका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था उसमें 72% का उछाल आया था। उस नंबर में 72% का इंक्रीमेंट हुआ था। ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि एक गलत बात है। और आप जब तक सही डाटा, सही स्थिति अपने देशवासियों को नहीं बताएंगे या सही डाटा अपने पास नहीं रखेंगे तो किस प्रकार आप इस समस्या से निपटने के लिए उपाय कर पाएंगे और किस प्रकार नीतियों को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ऐसा इस के द्वारा बोला गया है इस आर्टिकल में। और 2018 का जो CRS डाटा था, रजिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है उसका एक रिपोर्ट होता है, उसमें कहा गया था कि जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, जो मृत्यु का रजिस्ट्रेशन किया जाता है वो उसमें 34.1% की बढ़ोतरी हुई है, 34% तक इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जो पुराना डाटा है इसी साल का और पेंडेमिक महामारी से पूर्व का जो डाटा है उसको मिलाकर अगर देखा जाए तो हमें असली जो मृत्यु हैं उसका डाटा निकल सकता है, एक रेशियो हमें प्राप्त हो सकता है। उसी के बारे में बात यहाँ पर बताई गई है कि इसी प्रकार से हमें ये डाटा निकालना चाहिए कि पिछले साल की जो मौतें थीं उनको एक बेस बनाकर और महामारी के पश्चात जो मौतों में इजाफा हुआ है उसको देखना चाहिए और उसी हिसाब से एक रेशियो निकालकर इस कार्य को किया जाना चाहिए। आइए देखते हैं क्या महत्वपूर्ण बातें इस आर्टिकल में कही गई हैं। कोरोना से होने वाली मौतों का असली आंकड़ा नहीं बताया जा रहा है। जनवरी 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी यह माना था कि कोरोना के कारण हुई मौतों का असली नंबर विकसित देशों में 1.6% तक ज़्यादा था और 100% मृत्यु दर रजिस्ट्रेशन के बाद भी यह स्वीकार पाना मुश्किल है कि हर मृत्यु जो है वो कोविड-19 के कारण हुई है। दोस्तों ये ठीक बात है और आप समझ सकते हैं कि जो देश में हर मृत्यु हो रही है उसे कोविड-19 के कारण ही हुआ मानना बहुत कठिन है, क्योंकि अन्य भी बीमारियां हैं, कई लोगों की सामान्य स्थिति में भी मृत्यु होती है।
ऐसी स्थिति में उसे कोविड का पेशेंट मान लेना कि उसके कोविड के कारण मृत्यु हुई है, यह गलत बात है। और कई जो पेशेंट ऐसे हैं जिन्हें एक कोविड के साथ साथ कई अन्य बीमारी भी थी, लेकिन वो कोविड-19 से तो ठीक हो गए थे, लेकिन किसी अन्य बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। उनका रजिस्ट्रेशन भी कोविड-19 के तौर पर ही हुई मृत्यु के अंदर किया जा रहा है, और यह एक गलत जानकारी प्रदर्शित करता है कि इनकी मृत्यु कोविड-19 से हुई है। ऐसी में कोविड-19 के कारण होने वाली मृत्यु में अकारण ही इजाफा हो रहा है, जो इसके नंबर को बढ़ा रहा है और एक झूठी स्थिति हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। इसके अलावा जो राज्य हैं उनके द्वारा बताए गए आंकड़ों में भी कहीं ना कहीं गलती नज़र आ रही है। उदाहरण के लिए जो बिहार है, वहाँ पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद में जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन दिखाया, जो मृत्यु का रजिस्ट्रेशन था, उसमें 72% का उछाल देखने को मिला। यही हालात अन्य बड़े राज्यों में है, जो ना तो बीमारी और ना ही मौतों पर नज़र रखी जा रही है वहाँ पर। ऐसी स्थिति में जो कोविड-19 के कारण जो होने वाली मौतें हैं, उनका आकलन करने के लिए एक तरीका यही है, जो कि इनके द्वारा बताया गया है कि पिछले वर्ष की जो मृत्यु थी उनको बेस बनाकर, उनको आधार बनाकर महामारी के अंतर्गत जो मृत्यु हुई हैं उनकी गणना की जा सकती है। 1% निकाला जा सकता है कि कितनी मृत्यु जो है वो अधिक हुई हैं, और उन अधिक हुई हुई मृत्यु को कोविड महामारी के द्वारा हुई हुई मृत्यु माना जा सकता है। ऐसी स्थिति को बनाया जा सकता है, लेकिन मौत की जो असली जानकारी है, मृत्यु की असली जानकारी है, उनका पता होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इनका पता होने पर ही हम एक बेहतर रणनीति भविष्य के लिए बना सकते हैं और उस स्थिति से निपटने के लिए सही तैयारी कर सकते हैं, जो कि एक्चुअल स्थिति है। एक्चुअल स्थिति जानना, जो वास्तविक स्थिति जानना देशवासियों के लिए भी अति आवश्यक है, और सरकार का जो सिस्टम है, जो केंद्रीय सिस्टम है, उसके लिए भी है ज़रूरी है कि वो अपने राज्य में हो रही गतिविधियों पर नज़र रखे और वह देखे कि वास्तविकता में कितनी मृत्यु हो रही है और वास्तविकता में कितने लोग ठीक हो रहे हैं, इसका सही आकलन करे और उसी हिसाब से रणनीति बनाए, जिससे कि इस बीमारी से निजात पाई जा सके। ऐसा इस आर्टिकल में बताया गया है। तो दोस्तों, आज के द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में सिर्फ इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपके पास अगर हमारे लिए कोई सुझाव हो तो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और जो लोग हिंदी मीडियम में अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें फ़ायदा पहुँच सके। साथ ही हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।